हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। क्लास 9 की ज्योग्राफ़ी चल रही है। क्लास 9 की फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन हमने लाइन बाय लाइन विधिवत कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और आज ये क्लास 9 का लेसन 3 होगा, अध्याय 3 होगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये होने जा रही है फ्रेंड्स, और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद जो है यह वीडियो बनेगा, जिसमें जो है हम आज जो पढ़ेंगे ये लेसन 3 है, जिसका नाम है अपवाह। और इसमें जो है अपवाह के अंतर्गत फ्रेंड्स हम जो है जो हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन दो नदियों के अपवाहों के बारे में डिटेल से विधिवत लाइन बाय लाइन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर कंपटीशन के दृष्टिकोण से और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़रूरतमंदों को शेयर करिए। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स वीडियो लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम अपवाह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिमालयी नदियों में जैसे गंगा है उसके अपवाह के बारे में पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे फिर जो है झीलों के थोड़ा सा बारे में चैप्टर का जो है विवरण होगा, और अभ्यास के प्रश्न होंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा, धैर्य बनाए रखिए और आनंद से पढ़िए और पूरा जो है चैप्टर का लाभ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना विलंब के। अपवाह समझते हैं शब्द क्या होता है कि अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब अपवाह क्या है, तो कोई भी अगर नदी है तो उसका एक तंत्र होता है। मतलब वह नदी अगर जैसे ये नदी कोई है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जैसे से चल रही है तो इसके साथ भी सहायक नदियाँ जो है आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो जितना भी ये सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी, जितने बड़े क्षेत्र को ये क्या करती हैं, कवर करती हैं, मेन नदी जो है और सहायक नदियों से, तो इसी को इसका क्या है, तंत्र है, ये इसका अपवाह तंत्र है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। कह रहा है भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निवास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब जो नदी तंत्र होता है जिसमें छोटी नदियां आकर के एक बड़ी नदी मिलती हैं और सारा जल जो है प्रवाहित होता है जब एक नदी से, तो उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसी को क्या कहते हैं, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है हम एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब जिसमें वह बहती है मुख्य धारा, सहायक धाराओं सहायक नदियों की मिलती हैं, और जब सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं तो एक मुख्य धारा बनती है, और जो धारा बहती है उसी को क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। कह रहा है मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस उच्च भूमि को क्या कहते हैं, तो जल विभाजक कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका मानचित्र में जो है ये जो है नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, बीच से ये नदी बह रही है, इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और इसके बगल में अगर कोई ऊँचा ये क्या है, पर्वत है, पठार है या ऊँची भूमि है, तो ये क्या होगा, यहाँ का जल जो है इधर जाएगा और फिर जो है एक दूसरे तरफ आएगा, तो दूसरे तरफ भी क्या होगा, एक नदी या ये आकर के इधर का जो जल कहीं ना कहीं एक नदी के मुख्य धारा में क्या होगा, मिलेगा। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको क्या हम कहते हैं, जल विभाजक। यानी विभाजक माने बंटवारा, जो जल का क्या कर दे, बंटवारा कर दे। तो कैसे बंटवारा होगा, या तो कोई ऊँची भूमि होगी या कोई पठार होगा या पर्वत होगा, तभी जो है धाराएँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में बटेंगी। कन्फर्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है फ्रेंड्स, तो अमेजन है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो नील हो गई। कहाँ, अफ्रीका में। ठीक है। अब पूछ रहा भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र क्या है, सबसे बड़ा है। अब भारत में अपवाह तंत्र के बारे में अब देख लेते हैं।
भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। पहला क्या है? तो हिमालय की नदियां हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। देखिए भारत में 2 ही तरह की नदियां बहती हैं, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तो उनको हिमालयी नदी कहते हैं, और दूसरा जो प्रायद्वीपीय पठार जो अपना है, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहती हैं, जिसको लोग दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अब हिमालय की अधिकतर नदियाँ क्या हैं? तो 12मासी नदियाँ। क्यों है? तो वर्ष भर क्या होता है? पानी रहता है। और यह पानी कैसे प्राप्त होता है? एक तो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा क्या है? ऊंचे पर्वत पर पिघलने वाले जो हिम हैं उनके द्वारा। मतलब अब हिमालयी नदियाँ जो होंगी वो क्या होंगी? 12मासी होगी। मतलब 12 महीने उनमें क्या होता है? जल बना रहता है। क्यों? एक तो पहला है कि जो ऊंचे पर्वतों पर जो हिम है वो क्या है? पिघल करके निरंतर जो है गर्मियों में इसमें आता रहता है, और दूसरा जो है बरसात से जो है ये नदियाँ में जल बना रहता है। कह रहा है कि देखिए 2 मुख्य नदियाँ हैं, कौन सा? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग से निकलती है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो ग्लेशियर है, जैसे तिब्बत के पठार के पास जो ग्लेशियर है वहाँ से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और ये अपनी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। निचले भागों में नदियाँ क्या करती हैं? तो विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अब कह रहा है कि जब ये नदियाँ निकलती हैं तो ये जो क्षेत्र होता है कौन सा, जैसे आप ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ क्या होता है? वहाँ सिल्ट का कम होता है, बालू कम होता है, तो क्या होता है वहाँ पे नदियाँ तीव्र अपरदन के साथ आगे बढ़ती हैं। और जब ये मैदानी भागों में आती हैं तो क्या करती हैं? ज़्यादा जो है सिल्ट और बालू का क्या करती हैं? संवहन कर करके जब निचले भाग में आती हैं तो विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में मैंने बताया है विसर्प क्या है। जैसे नदी निकल रही है ऐसे निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये जब मैदानी भागों में इस तरह, तो ये जो टेढ़ाकार आकार बन रहा है इसी को क्या? विसर्प कहते हैं। ठीक है, ये विसर्प है। और यही जब विसर्प बाद में जो है ये नदियाँ अपना मार्ग बदल कर ऐसे आती हैं तो यही गोखुर झील का निर्माण करता है। ये पार्ट अलग हो जाता है और इसमें जल घिरा रहता है, और ये क्या हो जाता है? गोखुर झील। जैसे ये गोखुर झील हो जाता है, ये नदियाँ यहाँ से फिर ऐसे बहने लगती हैं। ये आप देख सकते हैं गार्ज है। अब ये देखिए नदी स्रोत दिया है इसने, यहाँ से पर्वतीय भाग से नदियाँ बहीं, ऊपरी भाग है, मध्य भाग में आई तो थोड़ा सा इनके जो है जल में क्या हुआ? बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। और नीचे जैसे आती हैं तो ये विसर्प है, ये जो है यही जो विसर्प दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और जब ये कट करके विसर्प अलग हो जाता है तो क्या हो जाता है? गोखुर झील। और ये सब डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? तो मौसमी होती हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी मुख्य धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ियों को नदियों को पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। कह रहा है कि बड़ी 2 नदियाँ कौन सी हो जाएंगी?
तो फ्रेंड्स आप देखिए, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ये सब क्या हैं, बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। और ये सब जो है, जिसमें से बहुत सारी नदियाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम का भाग क्या है, ऊंचा है, और पूरब का भाग छुआ है, नीचा है, इसीलिए पश्चिम से पूरब की तरफ ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की, ये अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। हिमालयी नदियों को देख लीजिए, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ क्या हैं, लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी का देख लीजिए, तो कह रहा है सिंधु नदी का जो उद्गम है कहाँ से है, तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, ठीक हो गया। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करते हुए इस भाग में बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे क्या है, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। किस नदी में, तो सिंधु नदी में। सिंधु नदी की सहायक नदी, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए आप लोग, पूछ देगा कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है तथा हुंजा, ये किसकी हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अब सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम, जो ये पंजाब की पांचों नदियां हैं, आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। देखिए, जैसे सिंधु नदी जब, जैसे ये देखिए, मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने का। ये जो भारत का फ्रेंड्स बना दे रहे हैं, अगर चित्र थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ तिब्बत है, और तिब्बत में मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती हुए लद्दाख होते हुए यहाँ पे ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। फिर आकर के अरब सागर में गिर जाती है। अब यहाँ से जो पंजाब की नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ आकर के यहाँ पे पांचों नदियाँ जो हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, यहाँ पे आके मिलती हैं। और जिस स्थान में मिलती हैं वो पाकिस्तान में कौन सा नाम है उसका, मिठानकोट। और ये मिठानकोट में आकर के नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं। क्लियर हो गया, चलिए। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी का मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भारत के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। अब इस नदी की लंबाई कितनी फ्रेंड्स, तो 2900 किलोमीटर है, और विश्व की लंबी नदियों में से यह एक है। अब देखिए, सिंधु जल समझौता हुआ था। अब देखिए, 1960 में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। अब इस समझौते में क्या हुआ कि भारत जो है इस नदी के जल का क्या करेगा, 20% प्रयोग करेगा, और इसका जल जो है 80% क्या करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। अब इन में जो है उपयोग के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी भागों में इसके सिंचाई के लिए हम करते हैं, जो 20% जल है। गंगा नदी तंत्र देख लिए, गंगा की मुख्य धारा क्या है, तो भागीरथी है। अब गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और यह जब उत्तराखंड के पास आती है देवप्रयाग में, तो वहाँ अलकनंदा नदी इसमें क्या होती है, आके मिल जाती है। और जब भागीरथी और अलकनंदा, जैसे देखिए, हिमालय से ये निकली भागीरथी और अलकनंदा यहाँ से आई, और ये दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पे जब मिलती हैं, तो यह उत्तराखंड में जो स्थान है इसका नाम है देवप्रयाग, ठीक है। तो देवप्रयाग में जब यहाँ आकर के मिल जाती हैं कौन कौन सी, तो भागीरथी और अलकनंदा, और जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो इसी का नाम क्या पड़ता है, गंगा। यानी देवप्रयाग में जब मिलती हैं भागीरथी, अलकनंदा, और अब आगे बढ़ती हैं तो उनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो गंगा नदी कहलाती है। क्लियर हो गया। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर क्या करती हैं, गंगा मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख क्या हैं, तो यमुना है, घाघरा है, गंडक तथा कोसी नदी, कोसी है। यमुना नदी क्या करती है, तो ये हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है। देखिए, एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सी नदी गंगा के दाहिने किनारे से आकर मिलती है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, यमुना नदी है, ठीक है। और गंगा की सहायक नदियों में क्या है, तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और भी तमाम नदियां हैं, नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि कौन सी नदी, पर्वतीय नदी, हिमालयी नदी, जो गंगा में जो सहायक नदी है किसकी, गंगा की है, और उसके दाहिने किनारे से आकर मिलती है, तो उसका आंसर क्या है, यमुना नदी। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इलाहाबाद में जो है आकर के कौन मिल जाती है, तो जमुना मिल जाती है।
कह रहा है घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। अब घाघरा है, गंडक है और कोसी जो है कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से निकलती। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जो मिट्टी को उपजापन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। अब देखिए, जब नदी निकलेगी, बाढ़ आएगा तो मिट्टी वहीं पर रुक जाती है और वो क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। अब चित्र में कुछ नदियाँ दिया है और उसके और झीलें दिया हुआ है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको विस्तार समझाएंगे तो समय बहुत लगेगा। ये देवप्रयाग है उत्तराखंड में, जो हाँ क्या है, देखिए ये क्या है, एक ये जो है भागीरथी और ये अलकनंदा यहाँ मिल रही है, इस स्थान को देवप्रयाग है। और ये संयुक्त धारा क्या है, तो गंगा है। कह रहा नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कार्यकल्प को पूरा किया जा सकता है। आप इस परियोजना के बारे में, ये वेबसाइट दिया है, इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना, इसमें प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है और जल को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ में क्या है, तो चंबल, बेतवा, सोन है। ये किधर से निकलती हैं, तो प्रायद्वीपीय ऊँचे भाग से निकलती हैं और ये जाकर के किस में मिल जाती हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, ये जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। इनकी लंबाई क्या है, कम है, पानी की मात्रा कम होती है। ये नदियां कैसे तथा कहाँ, गंगा में मिलती हैं। ठीक है, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुँचती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पे, जब पश्चिम बंगाल मिलती है तो उससे पहले क्या होती है, 2 भागों में इसकी धाराएँ बढ़ जाती है। एक को भागीरथी कहते हैं, जो हुगली है, जो इसकी वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मुख्य धारा जो है दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसको क्या कहते हैं, इसी को जो है मेघना के नाम से जानते हैं, जो बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में मिल करके बाद में जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, मेघना। तो एक हो गया आपका भागीरथी जो हुगली हो जाती है, और दूसरा क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल से जो बनता है डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। जो सुंदरी नामक वृक्ष उगते हैं, उन्हीं के नाम से सुंदरबन डेल्टा बन गया। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरीबन के डेल्टा में। ठीक हो गया। गंगा की लंबाई फ्रेंड्स दे रहा है 2500 है, वैसे तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और कह रहा चित्र में आप देख सकते हैं, आप गंगा की नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच का क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक मतलब गंगा नदी और सिंधु नदी के जल को क्या करता है, अलग कर देता है। कौन सा शहर, तो अम्बाला नगर। ठीक है, मतलब अम्बाला के एक तरफ क्या है, सिंधु है, दूसरी तरफ क्या है, गंगा है। अम्बाला से सुंदरबन तक के मैदान की लंबाई कितना है, तो 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट कितना है, 300 मीटर पर जो है 6 किलोमीटर के आसपास है। यानी 300 मीटर है कितना पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर इतना ढाल है। 300 मीटर जो है 6 किलोमीटर पर कितना ढाल है, तो 1 मीटर की। इसलिए इन नदियों में अनेक बाढ़ क्या होते हैं, बड़े बड़े विसर्ग बनते हैं। विसर्ग मैंने बताया है ऊपर आपको। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बर्मा शिखर जो है 7757 कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पहुँच करके ये यू आकार में मुड़ जाती है और दिहंग गार्ज के माध्यम से क्या करती है, ये प्रवेश कर जाती है किसमें, तो अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो दिहांग कहते हैं। और दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं फ्रेंड्स। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। अब देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं।
तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपी का नाम याद करिए। तो नदी द्वीपी सबसे बड़ा कौन सा है, तो मजूली जो द्वीप है फ्रेंड्स, कहाँ पे, तो असम में वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। क्यों, इसमें सिल्ट और निक्षेपण क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों बहती हैं पूर्व की ओर, कि पश्चिम का भाग क्या है, ऊंचा है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, तो डेल्टा बनाती हैं फ्रेंड्स। अब पश्चिमी घाट से पश्चिम बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो बड़ी ही नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और जॉर्दन मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अब देखिए, जैसे ये कोई जल विभाजक है, तो यहाँ से ये जो है दो नदियाँ अगर निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, तो इनका क्या होता है, ये दूरी बहुत कम होता है। इसलिए ये दूरी जब कम जिस नदी का होगा वह नदी क्या डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा कौन सी नदियाँ बनती हैं, जो लंबी दूरी तय करके आती हैं और उनके जो अपवाह में सिल्ट और मिट्टी ज़्यादा होता है, वही क्या करती हैं, तट पर ला करके उसको गिरा देती हैं और कई वितरकाओं का निर्माण होता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन जब नदी का क्या होगा, दूरी कम होगा, तो क्या बनाएगी, ज्वारदन मुख बनाएगी या जल प्रपात बनाएगी, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। इसीलिए पश्चिमी घाट की नदियों जैसे नर्मदा और ताप्ती हो क्या बनाती हैं, तो ज्वारदन मुख बनाती हैं। क्लियर हो गया। आइए नीचे देखते हैं। अब नर्मदा द्रोणी देख लिए। तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ी है फ्रेंड्स, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण। अब देखिए यहाँ भ्रंश घाटी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो भ्रंश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पर्वत ये है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये पर्वतों के बीच से, जैसे यह सतपुड़ा है और विंध्याचल, ठीक है, इन दोनों के बीच से जो नदी बहती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हो, दो तरफ की पहाड़ी हो और बीच से कोई नदी बहे, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है ना। समुद्र तक पहुंचने क्रम में नदी बहु दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाढ़ से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ क्या होता है, धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है, मतलब जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार प्रपात। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत सी छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी के मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब नर्मदा द्रोणी कहाँ है, मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना प्रारंभ की गई है। आप इसे अपने वेबसाइट, इस वेबसाइट दे रहा है, उस पर आप देख सकते हैं। नर्मदा के बाद ताप्ती के देख लीजिए। तापी ये है, लेकिन ताप्ती इसको बोलते हैं, तापी लिखा हुआ है, ताप्ती। ठीक है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, ये भी मध्य प्रदेश के ही है, और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इस द्रोणी का मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। जैसे वहाँ था नर्मदा किस में है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात है, लेकिन यह ताप्ती क्या है, तो महाराष्ट्र राज्य में भी है। 3 राज्यों में हो गया। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ क्या हैं, तो साबरमती है, माही है, भारत पूजा है और पेरियार है। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ में देख लीजिए। मुख्य नदियों में तो नर्मदा और ताप्ती हो गया, उसके बाद क्या है, साबरमती है, माही है, भारत पूजा है और पेरियार है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी द्रोणी देख लीजिए। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। मतलब यह दक्षिण भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद नंबर आता है क्या, इसके बाद देखिए
ये जो है इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी में इसका अपवातन सबसे बड़ा है। इस द्रोणी के महाराष्ट्र नदी इन द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे अब गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, माजरा है, बेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, जैसे माजरा, बेनगंगा, पेनगंगा क्या है? बड़ी हैं, और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानता है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी को देख लीजिए। महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ उच्च भूमि से, और यह उड़ीसा बहते हुए बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितना है? तो 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में है। कृष्णा कह रहा है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर। अब देखिए गोदावरी के बाद किसका आ गया नंबर? तो कृष्णा का आ जाएगा। और गोदावरी और कृष्णा के बाद नंबर किसका है? तीसरा, तो वह है नर्मदा है फ्रेंड्स। 1500 किलोमीटर देखिए गोदावरी थी, और 1400 किलोमीटर क्या है? तो कृष्णा नदी है। अभी बहकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें क्या है? तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा, मूसी है और भीमा नदियाँ हैं, ठीक है। इस द्रोणी का महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। यह 3 राज्यों में फैली हुई है। कावेरी देख लीजिए। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूरू के दक्षिण भाग की बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितना है फ्रेंड्स? 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है? तो अमरावती है, भवानी, हेमवती, काविनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अब कह रहा है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पे ही है। क्या नाम है? तो शिव समुद्रम, ठीक है। अब इस पर जो बांध बनाकर बिजली उत्पादन होता है उससे मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार जो स्वर्ण क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहाँ इससे बिजली की आपूर्ति होती है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा फ्रेंड्स? तो बता दीजिए इनको। जोग, ठीक है, जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जिसको बोलते हैं, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। कौन सी नदी पे? तो शरावती नदी पे है जोग जलप्रपात। गोरसप्पा और महात्मा गांधी जिसका नाम है शरावती नदी, कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अपने एटलस में आप देखें, इनकी स्थिति को ज्ञात करिए। देखिए यहाँ दे रहा है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना है? 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इनका 97% भाग जल क्या है? लवणीय जल है, मतलब पीने योग्य जल नहीं है, खारी जल है, ठीक है। और 3% जल ही क्या है? स्वच्छ है, जिसका 3/4 भाग कहाँ है? तो हिमानी के रूप में। झीलें देख लीजिए। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध क्या है? डल झील। नाव वालों घरों तथा शिकारा से आप तो परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिकारा आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? शिकारा जो है एक प्रकार की छोटी नाव होती है। शिकारा जो है छोटी नाव होती है, और इस नाव से जो है बैठ करके यात्री जो है डल झील में पूरा सफ़र लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो छोटी जो नाव होता है, इस नाव से जो है सामान भी बड़ी नाव में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी छोटी नाव क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को क्या आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अपने अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एक दूसरे के पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना आकर्षित करने के जितना कि आज करते हैं होती? नहीं होती। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का महत्व बहुत है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के किसी भाग पर अगर जल जमा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब कह रहा है बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। अब यही जो झील जो है बड़े आकार में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। जैसे क्या है, कैस्पियन सागर जो है क्या है? झील है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। मृत सागर क्या है? झील है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। और अरल सागर, ठीक है, ये झील ही है, लेकिन इनका आकार क्या है? बड़ा है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाल या शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादर क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है।
अब देखिए कुछ झीलें ऐसी हैं जो प्राकृतिक द्वारा होती हैं, कुछ जो है मानव कर देता है, वही कह रहा है। अब कह रहा है एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, तो एक प्राकृतिक हो गई ना। और स्पीड तथा वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लघुन का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील है तथा कोलरू झील है। ये किस तरह की झीलें हैं? तो ये लघुन झीलें हैं, ठीक है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती, उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील जो क्या है, लवणी झील है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। और किस प्रकार का झील है? तो लवणी झील है, ठीक हो गया। इसके जल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो नमक निर्माण के लिए। अब देखिए लोकटक झील दे रहा है, लोकटाक लिखा है, ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो मणिपुर में है, ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी क्या गहरी बनाई गई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वाली प्राकृतिक झील है। डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटाक है और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों को बांध बनाने से भी क्या होता है? झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो है, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, तो यह गुरु गोविंद सागर क्या है? एक झील ही है। तो यह एक प्राकृतिक झील न होकर के मानव निर्मित झील है। क्या हुआ है कि नदियों का पानी पे बांध बना करके इस तरह का निर्माण हो गया है। एटलस की सहायता से आप देख सकते हैं मानव निर्मित झील और उनकी सूची तैयार करिए, कह रहा है। अब झीलें मानव के लिए क्या होती हैं? अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप में बनाए सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व दे रहा है कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, देख लेते हैं उसका। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अंधविश्वासों की ओर अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार की है जो नदी किनारे स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब भाई देखिए भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या विश्व की दूसरी है, तो यहाँ सिंचाई है या नौ संचालन है, जल विद्युत के लिए नदियों का महत्व बढ़ जाता है। अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है NRCP जो है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के जरिए आरंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनी। अब देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिए आप लोग। 1985 में क्या हुआ? गंगा एक्शन प्लान बना। 1995 10 साल बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनी, ठीक है। अब इसके तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना विस्तार किया गया। नदियों के देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार करना है। अब नदी प्रदूषण देख लीजिए। नदी का जल घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता क्या हुई? प्रभावित हुई। इसके परिणाम से नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरे उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा जल का लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ती औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना? नदी के प्रदूषण जल में हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा आयोजन करें। तो वही जो है कह रहा है फ्रेंड्स, जो नदी प्रदूषण के बारे में एक आप कक्षा में जो है वाद विवाद प्रतियोगिता करती है, इसके बारे में समझिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेसन 3। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। दे रहा है कि विकल्प दिया है, इसको सही करना है। कह रहा है कि बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील है? तो ये आपका सांभर झील जो है क्या है? लवणीय है, राजस्थान में। बूलर डल झील तो जो है आपका जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी गोविंद सागर जो है आपका भाखड़ा नंगल बांध पर बना हुआ है, यह जो है मानवकृत झील है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो बता दीजिए फ्रेंड्स। गोदावरी है। कितना है, तो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा का नंबर आता है, उसके बाद से तब जो है सॉरी कृष्णा आता है, फिर नर्मदा नदी आती है। और निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश से कौन सी बहती है, तो ताप्ती बहती है। नर्मदा और ताप्ती किसमें बहती है, तो भ्रंश में बहती है। उसके बाद से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है, तो बता दीजिए कि जल विभाजक क्या करता है, तो नदी के जल को 2 भागों में विभाजित कर देता है, उसी को जल विभाजक का करते हैं। जैसे ये जल विभाजक ये है और यहाँ से जो है नदी चल रही है, एक दूसरी नदी इधर से आ रही है, तो बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जल विभाजक बोलते हैं। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो बता दीजिए। भारत में विशाल नदी द्रोणी जो है गंगा की है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो सिंधु और गंगा नदियाँ, गंगा तो जो है गंगोत्री से निकलती है और सिंधु जो है ये तिब्बत के पास से निकलती है। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, बता दीजिए। भागीरथी एक है और दूसरा क्या है, अलकनंदा है, जो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और वहीं से गंगा कराती हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों होता है, तो तिब्बत से निकलती है, तो शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से सिल्ट और जो है उसके साथ में मिट्टी नहीं हो पाता, इसलिए। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वो किस प्रकार आकृतियों का निर्माण करती हैं, तो बता दीजिए इसका। नर्मदा और ताप्ती हैं जो ज्वारनदमुख निर्माण करती हैं। नदी तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बता दीजिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभ्यास के प्रश्न भी कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़िए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।